खबर में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियां शाहिद साहब। नाज़रीन, कुछ रन डाउन फिर एक इंतहाई मौजूद मेहमान अंदर की खबर रखते हैं, हमारे साथ हैं। हम उनसे बहुत कुछ पूछेंगे, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं आइन में हो रही हैं नहीं हो रही, जो 27th जो तरमीम आ रही है इसके हवाले से बात करेंगे। मगर मैं रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। आइन में बार बार तरामीम हो रही हैं, जमहूरियत मजबूत होगी क्या होगी और क्या है हमारी जमहूरियत का मुस्तकबिल, इस पर बात करेंगे। तरमीम से कुछ लोगों ने ये क्या सराहियाँ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन वाले हैं, या कि जी शायद सिविलियन बालादस्ती है उसको ज़ख्म पहुँचे, इस पर बात करेंगे। और कोई ज़ख्म पहुँच सकती है या अब तक सिविलियन बालादस्ती किस हद तक बालादस्ती है, इस पर बात करेंगे। चीन और अमेरिका से टेक्नोलॉजी की जंग जीत चुका है AI। इसमें हमारे साथ एक दिफाई माहिर होंगे, उसके साथ रूस और शुमाली कोरिया जो हैं कुछ बात ख़ास नौयत की एटमी आपस में कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो एक तरफ ये जो एक दौड़ लगी हुई है असले की, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद जनाब इजाज़ उल हक मुस्लिम लीग ज़िया यज़ी के ये सरबराह हैं, मेंबर पार्लियामेंट है। बहुत शुक्रिया इजाज़ उल हक साहब, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो हमें ये बताएं कि कुछ आपकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, और पहले खबर हमें ये भी बता दें कि उस मुसवदे की कोई खैर खबर है, वो कहाँ पर है, हमने देख लिया है या हमारे बड़ों ने, हमारे सिविलियन लीडरशिप ने देख लिया है। और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या कोई हमारा जो रूलिंग स्ट्रक्चर चल रहा था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, इवन बीच में मुशर्रफ साहब का भी दौर आया और फिर वापस आ गई डेमोक्रेसी और 73 के आइन की बड़ी बातें कर रहे थे, क्या यही स्ट्रक्चर होगा या इट विल स्विंग बैक टू अ सॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ हुक्मरानी, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं? जनाब इजाज़ उल हक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि आपने खुद ही कह दिया ये कि 27वीं आईनी तरमीम जो ला रहे हैं, और इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई है। देखें, जमहूरियत के अंदर आइन जो है ये इज द मोस्ट सेक्रेड बुक बेसिकली, जो हम कह सकते हैं, और जो आइन है। और इसमें आपको पता है कि जनरल साहब ने एक दफ़ा कह दिया था, जनरल ज़िया-उल हक शहीद ने, कि आइन क्या है, ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है। तो उस पर फिर आज तक लोग जो है वो ताने देते रहते हैं। लेकिन ये आइन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको फौरी तौर पे तब्दील करने के लिए कम से कम आप जैसे लोगों के आगे, पार्लियामेंटेरियंस के आगे और इंटेलेक्चुअल्स के आगे, स्टेक होल्डर्स के आगे एक लंबी और तवील बहस होनी चाहिए इस पर, और उसके बाद फिर कंसेंसस इवॉल्व करना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बगैर मुसवदे को देखे कर रहा हूँ, और मुसवदा मेरा ख्याल अभी तक शायद किसी ने भी नहीं देखा, या जो तैयार कर रहे हैं उन्होंने अभी तक इसको पूरी तरह से तैयार ही नहीं किया। जब आप आईनी तरमीम करते हैं तो एक ये लंबा तवील, क्योंकि ये रोज़ाना तो कर नहीं सकते आप, और अब ये 26वीं और 27वीं तरमीम के दरमियान एक बहुत शॉर्ट सा वक्फा है। ये मैं माफी चाहता हूं इजाज़ उल हक साहब, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। सवाल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दे दी है। खबर है कि आप बता रहे हैं कि आपने भी नहीं देखा, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, एक जमात के सरबराह भी हैं, आपकी मुलाकात भी हुई है। ये मसवदा जो है पार्लियामेंटेरियन ही बनाते हैं, वजीर कानून बनाते हैं, वो सबसे शेयर भी करते हैं। क्या आपने भी नहीं अगर देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको पर्चे को आउट किया, आज जो मुलाकात आपकी हुई, क्या वजीर आजम ने भी देखा है या नहीं? जितना पर्चा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आउट किया था उतना तो मैं भी अभी आउट कर सकता हूँ, या मैं पहले भी कर सकता था। ये वही बातें हैं ज्यादातर जो कि क्या सराहियां हैं बेसिकली, क्योंकि जब तक कल यानी कि ये जो मसवदा है ये कैबिनेट में पेश किया जाएगा, तो इसका मतलब कि आज रात को ये तैयार हो जाएगा। आज जो हमारी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से और उनकी जो टीम है PMLN की, उसमें उन्होंने 5-6 मेजर पॉइंट रखे। देखें ना, कम से कम भी 55 से 60 या 50 से ज़्यादा तरमीम आएंगी। जब आइन की आप एक तरमीम लेकर आते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें बहुत सी होती हैं। इसमें यह है कि अभी तैयार हो रहा है, हो सकता है वज़ीर कानून साहब अभी इस पर काम कर रहे हो। कल सुबह ये 10 बजे 11 बजे जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी ये उसमें पेश होगा, और फिर उसके बाद यानी सर ये कहा जा सकता है कि आज आपकी मुलाकात हुई तो वहां वजीर आजम और उनकी टीम को भी इसका पूरा पता नहीं था कि मसवदा क्या है, या वहां पर नहीं पड़ा हुआ था जिससे आपकी बात हुई, जिस पर जो है मसवदे पर? नहीं, मसवदा अभी तक नहीं पड़ा हुआ था। मसवदा कल पेश किया जाएगा कैबिनेट में, उसके बाद फिर टेबल किया जाएगा। तो जब टेबल करेंगे तो फिर जब कमेटी बनेगी तो उस कमेटी के सामने सुनने में आया कि एक जॉइंट कमेटी बनेगी सेनेट और नेशनल असेंबली की। उस कमेटी के अंदर
जब वो मसवदा रखा जाएगा फिर हमें मौका मिलेगा कि हम उसे मगर इजाज़ उल हक साहब, माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। देखें, इतना वेहेमेंटली सरकार जो है और उसके नुमाइंदे जो हैं वो उसके फजाइल पर बयान यानी फरमा रहे हैं 27वीं तरमीम के, विदाउट हैविंग सीन इट। एंड कैसे वो गैब का इल्म है उनके पास कि जनाब ये बहुत अच्छी, यकीनन हो सकता है बहुत अच्छी तरमीम हो, बट हाउ कैन यू से विदाउट सीइंग इट कि ये जी बहुत आला काम होने जा रहा है। इजाज साहब देखिए, जो मोटी मोटी चीजें हैं उसके अंदर, जो वो तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो उनके, वो तो उनको मालूम है ना कि क्या है, तो उसी पर डिस्कशन हो रही है कोलिशन पार्टनर्स के साथ। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो आईनी तरमीम है ये एक बहुत बड़ा मरहला होता है। आइन के अंदर तरमीम जो है इतनी जल्दी और आसानी से नहीं हो जाती है। इस पर मुकम्मल एक बहस होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, कमेटियों के अंदर बहस होनी चाहिए, फिर इस तरमीम को लाना चाहिए। क्योंकि ये कोई कानून बनाने आप नहीं जा रहे, एक आइन के अंदर एक पूरी तरमीम डाल रहे हैं इसके अंदर आप। तो वो जब तरमीम बिल्कुल सर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये सोशल मीडिया की भी खबर है और जाहिर है आपकी जब मीटिंग होती है तो वहां पर वजीर कानून भी होते होंगे और वजीर कानून जो है उनको तो पता होता होगा और मसवदा उन्होंने ही बनाना होता है अगर देखा जाए रूल्स के मुताबिक या कायद के मुताबिक या ज़ाब्ते के मुताबिक। लेकिन ये खबर ये आ रही है सोशल मीडिया की, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है पता नहीं, इसका मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने रखता हूं कि ये मसवदा जो है साबिक अटार्नी जनरल और साबिक चीफ जस्टिस ने जो है वो बनाया है और इसका किसी को मालूम नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि उनको ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। तो इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं? जब ये मसवदा है तो उसको सामने लाया जाए और बताया जाए कि किसने बनाया है। देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज को ब्रीफिंग दी जा रही है ना, वो मैं अभी आपको वही बताना चाह रहा था, वो लॉ मिनिस्टर ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेन पॉइंट्स 5 या 6 डिस्कशन में आ रहे हैं वो लॉ मिनिस्टर ही दे रहे हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया पे तो क्या सराहियां इसलिए हो रही हैं कि मसवदा जो है इतनी देर तक उसको 26वीं तरमीम में भी और इसमें भी इतनी देर तक इसको छुपा कर रखा था कि सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर तो मैं ये कह रहा था कि इसको सामने लाने के बजाय जब सामने आए पूरा मसवदा आए तो उसके बाद एक सैर हासिल बहस करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए। लेकिन लाजमी बात है कि लॉ मिनिस्टर जो कि ब्रीफ दे रहे हैं उन्होंने इस मसवदे पे तैयारी भी की होगी और उनके साथ एक टीम होगी। जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया में तो बहुत सी ऐसी क्यासराइयां होती हैं जो फैक्ट्स नहीं होते, असल फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन वो है कि अफवाहें होती हैं। और अच्छा, मैं एक आखिरी बात, जी प्लीज मुकम्मल करें। अफवाहें जन्म उस वक्त लेती हैं जब एक चीज को आप छुपा कर रखें, उसको सामने ना लाएं, तो फिर लोग अपनी अपनी जो है वो चीजें जो है कहानियां बिल्ड करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं ये जो बात आपसे कर रहा हूं ये यकीनन कोई किसी यानी एक तासुर की मैं, और आई वुड लाइक यू टू इसको रबिश कर दें अगर ये मेरा ये तासुर या जो सोशल मीडिया पे आ रहा है। क्या पार्लिमान या जमहूर के विंग्स जो हैं वो क्लिप हो रहे हैं? क्या जो टोटल डोमिनेंस ऑफ द एग्जेक्टिव हो जाएगी अदलिया पर? और क्या कोई हम एक फेडरल सिस्टम तो खैर हमारा है डेमोक्रेसी के तौर पर, लेकिन पावर जो है वो असेंबली से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो हिजरत कर जाएंगी प्रेसिडेंसी की तरफ? वुड यू नो पुट दीज रूमर्स टू रेस्ट या यू थिंक दे होल्ड सम वाटर? नहीं, बिल्कुल ये रूमर्स ही हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कि इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट से लेकर या वजीर आजम से लेकर सदर को दे दें या सदर से लेकर वजीर आजम को दे दें। अगर कोई इख्तियारात कम होंगे तो दोनों सदर और वजीर आजम के होंगे। जैसा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं, उसमें जुडिशल कमीशन जो है उसको एम्पावर किया जा रहा है। जहाँ पे डेडलॉक आ जाता है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, जैसे इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है या चेयरमैन नैब की तैनाती है, तो वहाँ पे अगर डेडलॉक आ जाता है तो वो फिर जुडिशल कमीशन के पास चला जाएगा, वो फिर इस पे हतमी फैसला देंगे। तो इस किस्म की तब्दीलियाँ हैं। वो गलत क्या सराही है कि शायद कोई इख्तियारात, कोई अपॉइंटमेंट्स के इख्तियारात या दीगर जो है वो वजीर आजम से लेकर सदर को दिए जा रहे हैं। सर, आर्टिकल 243 पर बड़ी बहस हो रही है और बड़े हल्के जो हैं वो बहुत से हल्के ऐसा तासर दे रहे हैं कि शायद कोई नया ओहदा क्रिएट किया जा रहा है मुसल्लह अफवाज का, या कमांड चेन कमांड जो है वो तब्दील होने जा रही है, या उनको इख्तियारात ज्यादा मिल रहे हैं।
इस तरह की जो बातें हो रही हैं, आर्टिकल 43 में क्या डिस्कशन हुई जब आपकी मीटिंग हुई, कि वहां क्या होने जा रहा है? उसमें पूरी डिटेल तो नहीं हुई, लेकिन जो होने जा रहा है, जो मैं आखिज कर सकता हूं या बात कर सकता हूं, ये कि एक नया ओहदा अभी हाल ही में एक फील्ड मार्शल का जो सामने आया है, उसको 243 में किसी ना किसी तरीके से अकोमोडेट करने के लिए, कि ये है तो एक आप कह लें कि सेरेमोनियल ओहदा जो लाइफ टाइम होता है, तो उसमें वो ओहदा अगर आप ले रहे हैं तो एक तो आपका टेन्योर है जिसमें वो ओहदा आपके पास रहेगा, एक है कि टेन्योर के बाद भी आप उसको मतलब उस ओहदे में रहेंगे। तो इन दो चीज़ों को शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा जो क्रिएट किया गया है, इसको किस तरह से, इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसकी क्या रिपरकशंस होगी, इसका क्या कदोखाल होंगे, उसको थोड़ा सा वजाहत के साथ पेश किया जाएगा मेरा ख्याल है। अच्छा इजाज साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से दूसरी बात सियासत की बात कर लेते हैं। जो फवाद चौधरी हैं सर, वो आजकल बड़ी मुलाकातें उनकी हो रही हैं, कभी वो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करते हैं, कभी किसी दूसरे रहनुमा से मुलाकात करते हैं, और तासर ये मिल रहा है कि शायद कोई डील हो रही है। कोई इस तरफ मामला आपने देखे, कोई इस तरह आपने सुने, या इस तरफ जा रहे हैं मामला की कोई डील हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ? मैं देखिए, ये तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर शख्स जो है वो थोड़ा सा खबरों में रहने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि नुमाया हो जाए। तो ये ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि अभी ऐसी कोई बात जो है वो चल रही है। जिस तरह कल एक मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो वो भी ये तासुर देने की कोशिश थी कि भाई हमें किसी ने भेजा आपके पास कोई बात करने के लिए, लेकिन फिर मौलाना साहब ने खुद ही बता दिया था कि उस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं हुई। तो ये चीज़ें जो है मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है जिसमें कि वो इन लोगों को सामने लाकर और आगे गुफ्तगू चलाएंगे। बहुत से और भी चैनल्स हैं जिनके ज़रिए राब्ते रहते हैं और जिनके ज़रिए बातचीत रहती है। अच्छा एजाज साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है 18वीं तरमीम की हैं, NFC अवार्ड के हैं, इस हवाले से भी कोई हक़ाइक़ आपके सामने आए हैं कि क्या है, इंटेंशंस क्या हैं और क्या हो सकता है? जो मैं सोच सकता हूँ और जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि देखें, जो बातें आपने सुनी बाद में, उसमें कुछ तो जो सुनी आपने कि जी वफाक के पास मामलात के लिए कोई पैसे नहीं होते। मैं इस बात के खुद भी हक में हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक अक्रॉस द बोर्ड उनका एक सेंटर, फोकल पॉइंट एक होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, इस किस्म की जो पॉपुलेशन है, इस किस्म के जो इख्तियारात हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। क्यों मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि फिर ये होता है कि हर सूबा अपना अपना सिलेबस बनाता है, हर सूबे के अपने अपने हीरो होते हैं, हर सूबा अपनी अपनी किताबें पढ़ानी शुरू कर देता है, और फिर वो जो एक अंदर से जो नेशनलिज्म है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये एजुकेशन को, पॉपुलेशन को लाने की कोशिश करेंगे, और कुछ NFC अवार्ड में से जो पैसे सारे चले जाते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं रहता, उसमें से कुछ ये कोशिश करेंगे कि 5-10% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास। सर लगता है पीपल्स पार्टी मान जाएगी, क्योंकि अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास उनका हो रहा है। सर मैं एक गाइडेंस चाहूंगा, वक्त थोड़ा है। बानी पीटीआई एक जानिब खबर आ रही है कि वो चाहते हैं कि फील्ड मार्शल से मुलाकात करें। उन्होंने जेल हुकाम को भी कहा कि मेरी अकेले उनसे मुलाकात करवा दो, ताकि मैं उनसे जो है वो अपने दुख सुख बोल सकूं, दूसरा उनको बता सकूं कि हुआ क्या था। दूसरी जानिब जो ट्वीट आता है उनका, वो बहुत सख्त होता है, सख्त नहीं, वो उससे भी ज्यादा, उसको अगर कहा जाए, जो कि टीवी पे चलाया नहीं जा सकता, इस तरह के जो है वो अल्फाज बयान करते हैं। अब जो ट्वीट आया, क्या वो तो सीधा सीधा लग रहा है जैसे बगावत के जुमरे में है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस तरह की जबान इस्तेमाल करने पे? देखिए, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि उनका ट्विटर हैंडल किसके हाथ में है, क्या ये उन्हीं की आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है। तो इस पे मतलब कि कई ऐसी चीज़ें माजी में भी आई हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल जाती नहीं है कि वो इस हद तक जाएंगे बात करने में। तो इस पे मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की बात होगी कि ऐसी कोई कार्रवाई हो इस मामले में। मैं कुछ मतलब इस पे तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन ये जो चीज़ें आ रही है ना बाहर,
एक होता है कि आप दोनों तरफ से बातचीत कर रहे होते हैं, एक तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि बातचीत भी हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से ये मामला जो है इतना तूल पकड़ गए हैं। वरना ये मामला बहुत पहले ठीक भी हो सकते थे। जो लॉन्ग मार्च नवंबर की 26 Ijazullah Saab, it is a great pleasure to have you on the show. Thank you for sharing जो important खबरें आप तक थी और आपने जो मीटिंग में देखा। बहरहाल अभी ये अनफोल्ड कर रही है स्टोरी, हम देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या शक्ल निकलती है 27th तरमीम की और क्या जो स्ट्रक्चर जो हैं वो सामने आते हैं। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो अहम स्टोरीज हैं, चीन और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान जो तावन है उस हवाले से बात करेंगे, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या उनसे हम किसी नॉर्मलाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये क्या मामला हैं, अहम स्टोरीज एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, एक स्टोरी बड़ी अहम है जो राइट नाउ वकूफ़ पजीर हो रही है एट द मोमेंट जब हम लोगों से बात करें इस्लाम में रियल टाइम में, वो है कि जो बिहार के पोल्स हैं उनका पहला मरहला तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा वोट पड़े हैं और ये बड़े वाइटल हैं क्योंकि इसी पे हिंज करती है जो कंटिन्यूएशन है एज PM जो मोदी साहब की। एक तो ये बताया आपने कुछ इस पर रिसर्च की है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे माशाल्लाह जिस तरह कहा था स्टालिन ने कि वोट डालने वाले अहम नहीं होते, वोट गिनने वाले अहम होते हैं, तो वहाँ भी वोट गिनने वाले अहम हैं। अपना मियाँ साहब क्या हो रहा है वहाँ पे? देखें कायद साहब, जो भारत के साबिक वजीर खारजा हैं यशवंत सिन्हा, उसको मैं सुन रहा था उनको आज, से वो कह रहे थे कि अगर 65% से ज़्यादा वोट पड़े तो वहाँ मोदी सरकार हार जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर बिहार में एक प्लानिंग के साथ जो है वो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की है। वहाँ इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया है, लाखों वोटर जो हैं उनके वोट जो है वो काट दिए गए हैं, उनको महरूम कर दिया गया है। 10,000 रुपये फी वोट जो है वो रिश्वत दी गई है और गवर्नर जो बिहार के हैं उनको बाकायदा तौर पर इस काम के लिए लगाया गया है कि वो इलेक्शन चोरी करे। लेकिन इसके बावजूद वहां पर दो बड़ी शख्सियात, एक नीतीश कुमार हैं जो कि इस वक्त वजीर आला हैं बिहार के, और वो जो है वो मकबूल तरीन शख्सियत हैं, वहां पर नौजवानों के लिए बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत है। वहां पर मुस्लिम वोट उनको जो है वो पूरे का पूरा मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि उनको जो बाकी अकलियतें हैं वो वोट देंगी, जो ऊंची जात के लोग हैं वो शायद बीजेपी को जो है, और गुजरात लापी जिनको मोदी सरकार कहा जा रहा है उनको वोट दें। दूसरा तेजस्वी है, वो जो वहां पर अपोजिशन इत्तेहाद है राहुल गांधी की जेरे क़यादत में, उनको उनके उम्मीदवार हैं और उनको जो है वो भी मकबूल तरीन वहां पर उम्मीदवार हैं। इन दोनों के हवाले से ये बात की जा रही है कि दोनों 60 से 65 सीटें जो हैं वो अलग अलग जो है ये ले लेंगे। और इसके बारे में यही भी कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो वहां से 15 से 20 सीटें लेंगे और इस तरह जो 121 सीटों पर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जो गुजरात लाबी है, मोदी लाबी, वो हारने जा रही है, वो हार रही है इस वक्त तक। अगर कोई बड़ा जो है वो वहां पर धांधली ना होगी, जो कि धांधली हो रही है, तो वो जो इलेक्शन जो है वो हार रही है। और ये कहा जा रहा है बाकायदा तौर पर, वहां थिंक टैंक कह रहे हैं, उनका गोदी मीडिया जो पहले उनका बात करता था वो कह रहे हैं कि अगर वो हार जाती है तो फिर क्या होगा, फिर दिल्ली जो है वो उसमें हलचल मच जाएगी। और यही एक महीना है नवंबर का साहब, 14 तारीख के बाद अगर इलेक्शन के नतायज जो हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ आते हैं, जो कि आ रहे हैं, तो फिर मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अदम इत्मीनाद आ सकती है और मोदी जो है अपना इक़्तिदार खो सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि नवंबर का महीना मोदी के लिए आखिरी महीना है कि वो इक़्तिदार में रहें। और जो अमित शाह हैं या मोदी हैं या उनकी हवारी हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इक़्तिदार से महरूम होने जा रहे हैं। कैसा? अच्छा, नहीं ये तो बड़ी आपने बताया, और माशाल्लाह ये 10,000 रुपये के वोट की आपने बिकने की बात की। हमने इधर भी हम सुनते रहते हैं कि जी वो खैर जो राज्यसभा में पता नहीं फिर इसका कितना मूल होगा वहाँ पे ये, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है एक आम आदमी और एक वोटर के लिए कि 5 साल के बाद ही तो आना है, फिर वो 10,000 बेचारा पकड़ ले, क्या करे? क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो इंडिया में इस वक्त हालत है, तकरीबन नीचे जो एक इस तरह लीड कैप्चर की बात जो जिस तरह हम यहाँ करते हैं वहाँ राहुल गांधी भी कर रहे हैं। सब देखें, जो 10,000 रुपये पकड़ा जा रहा है ना, वो 10,000 लेकर भी जो है वोट उनके खिलाफ ही पड़ रहे हैं। क्योंकि जो पाक फौज ने फेंटी लगाई थी ना मार्का हक में, जो पाक फौज ने उनके 7 जहाज गिराए थे, आज ट्रंप जो कह रहे हैं वो 8 जहाज थे, उनको जो है वो दुरुस्त मालूमात कोई ऐसी मिल रही है अंदर की कि जो भारत नहीं मान रहा था वो आप एक एक करके अपने नुकसानात भी मानेगा।
जो उनको 10 मई को जो है वो धूल चिटाई थी और उनका बहुत बड़े जो है मिसाइलों का जखीरा वहां पर तबाह किया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहां पर बहुत बड़ी खेप जो है जहाजों की तबाह की गई थी। तो ये सारे भारतीयों को पता है, भारतीय जो हैं वो उस हवाले से मोदी सरकार के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ जो है वो वोट देंगे, क्योंकि वो शिकस्त खुर्दा है। उसने पाकिस्तान पर गलत इल्जाम लगाकर पहलगाम का वाकया खुद कराकर, जो कि हर भारतीय जानता है, और पाकिस्तान पर जारियत की थी और पाकिस्तान से जो मुंह तोड़ जवाब लिया था, उसका खमियाजा भी अब जो है वो मोदी सरकार अब भुगतेगी और मुझे लगता है कि सारे नतायज उसके खिलाफ जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी आज उनके एक इंडियन में सियासतदान ने कहा कि यार हमारे हम भी चाहते हैं कि यार कोई दोस्ती वोस्ती हो जाए, वैसे हम भी आपकी अच्छी अच्छी बातें सीख लेते हैं, हमसे भी सीख लें शफाफ इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं। बहरहाल चलें, ये तो सीखने का अमल बाहमी होता रहता है। आगे बढ़ते हैं और मियां साहब, और ये देखते हैं कि चीन यानी AI में आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है। दो स्टोरीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आलमी सतह पर। एक तो ये कि AI में चीन जो है बड़ी तेज़ी से अमेरिका को पछाड़ रहा है। एक मियां साहब एक और बड़ी स्टोरी है जिसको लोग हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड पर रहे और लोग कल जब मेरा ख्याल में ये पर्सपेक्टिव दुरुस्त साबित होगा, और वो ये है कि अमेरिका में सिर्फ ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो पीछे रह रहा है, चाइना एक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे जो उनके स्टॉक एक्सचेंज में एक ओवर वैल्यूड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टॉक्स हैं, वो कह रहे हैं उसमें 2 झटके लगे हैं रिसेंटली उनको। अब ये वो कह ये रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है वहाँ पे। ये जो अमेरिकी प्रॉब्लम आ रहे हैं कि इससे पहले हम देख रहे हैं कि हर तरफ अमेरिका बहादुर का अच्छा वक्त नहीं चल रहा। जो जापान की वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने बहुत ही मायूस किया और उन्होंने तमाम उनके मुतालबात रिजेक्ट करके रशिया से अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं। ये जापान की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल उनका एक बहुत बड़ा इत्तेहादी था। मगर एक तो इसकी बात करते हैं कि ये AI में जो है अमेरिका के अपने जो मीडिया है, जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स ये वेस्ट का एक बड़ा अखबार है, वो ये कह रहा है कि जनाब AI में वो बहुत तेज़ी से इसको पछाड़ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अगले सेगमेंट में बात भी करेंगे। हमारे साथ जब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब होंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या इससे जो ताकत का तवाज़ुन है वैसे ही बिगड़ता नज़र आ रहा है, और मैशियत का तवाज़ुन तो पहले ही चाइना के हक में जा रहा है। तो मियां साहब आपके पास क्या तफसील है इस बारे में? देखिए काजी साहब, ये सिर्फ अमेरिकी अखबार नहीं कह रहे, वो कंपनी कह रही है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और उसका मालिक जो है वो कह रहा है कि जो चीन है वो सबकत ले गया है टेक्नोलॉजी के मामले में। और देखें जो ऑस्ट्रेलियन एक थिंक टैंक है वो कह रहा है कि चीन जो है वो 80% सबकत ले चुका है अमेरिका के मुकाबले में टेक्नोलॉजी के मैदान में। काजी साहब 2003 से लेकर 2007 तक अगर देखा जाए तो इनका 2025 तक का जो सफर है वो फेजेस में है। 2003 से 7 तक जो है वो सिर्फ जो टेक्नोलॉजी के मामले में मैदान में जो चीन है वो सिर्फ 3 टेक्नोलॉजीज में लीड कर रहा था। और दूसरा जो डाटा मेरे सामने आया वो ये आया कि 2019 से 2023 तक वो चीन जो है वो 64 टेक्नोलॉजीज में जो है वो लीड कर रहा है। और अब जो है जो चीन के बारे में आ रहा है कि वो 80% जो है वो अमेरिका से आगे है, सबकत ले चुका है। इसमें चीन ने जो है वो IT के टेक्नोलॉजी में बड़ा जो है नाम कमाया है, AI टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है, और इसके अलावा जो है चिप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर दुनिया को हैरान कर दिया है काजी साहब। और इसके अलावा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें चीन ने जो है वो अपना लोहा मनवाया है, बल्कि वो सुल्तान बन गया है पूरे स्पेस का। और इसमें चीन ने जो है वो पूरी दुनिया को बताया है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में किस तरह सबकत जो है वो ली जाती है। एक बड़ी तब्दीलियों की जद में है और पावर का जो एक्सेस है वो भी शिफ्ट करते नज़र आते हैं। बहरहाल एक हलचल वाली दुनिया है, एक तरफ जंगें हैं, एक तरफ ये असले की दौड़ है, और एक माशी बुरान भी है जो इस सैयारे की तरफ फिर बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। इसी के साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पे और टेक लेंगे। जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ होंगे। हम पूछेंगे कि ये क्या वर्ल्ड का जो पावर का जो बैलेंस है क्या टिल्ट कर रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि अब पूरी दुनिया में इवन अमरीकी जरीदे और अखबारात ये कह रहे हैं कि चीन ने बहुत पिछाड़ दिया है, बहुत दूर
पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ और भी वो बहुत सी खबरें हैं, लेकिन हम आज जो बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रूस और शुमाली कोरिया भी मिल के कोई एटमी आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमारे जो सदर ट्रंप जो माशाल्लाह आया, उन्होंने फरमाया था जी कि वो कोई एटमी जो धमाके या उसमें कोई उसकी टेक्नोलॉजी में ऊपर यानी उसको मज़ीद वो स्टेप अप करेंगे या उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, की तारीफ के मोहताज नहीं है। जनाब बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। एक तो क्या ये जो सेंस है, और ख़ुद अमेरिकी फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि चीन हैज़ लेफ्ट अमेरिका फार बिहाइंड, ये जो AI है, तो इज़ दैट ट्रू? और इफ़ इट इज़ ट्रू जनरल साहब, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं दुनिया में? जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किस तरह, क्या टिल्ट होगा या क्या होगा आने वाले दिनों में जनरल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त देखिए मेन कंपटीटर तो चाइना जरूर है जी। एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, उसका भी सीरियसली उसमें एफर्ट कर रहा है। पॉलिटिकली भी अभी थोड़ा सा वाइबल ज्यादा हो रहा है, लेकिन मिलिटरली आई विल स्टिल से कि अमेरिकन जो हैं दे आर फार अहेड जी। जो उनकी मिलिट्री एप्लीकेशन है, एज अ मिलिट्री मैन मैं उस पर पहले कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि चाइनीज जो डिजाइन्स हैं या जो चाइनीज मिलिट्री एप्लीकेशन है, वो टोटली उनका जो थिंकिंग है या जो जिस पे बेस करके वो करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट इतने जल्दी ड्रिवन एरियाज में जाते नहीं है जी। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रू UN, कर रहे हैं थ्रू अपना मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, फर्स्ट टाइम की है इस दफा जो उन्होंने परेड भी की है। बट आप जो टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, यस आई विल नॉट से कि अभी उसने बीट कर दिया, बिल्कुल पछाड़ के रख दिया, बट दे आर स्ट्राइविंग वेरी हार्ड जी। उसको डेफिनेटली बीट करने की वो कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, किसी भी मिलिट्री पावर बनने के लिए चाइना अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में तो यंग है जी, अभी इतनी अरसा हुआ नहीं है इसको मिलिट्री अपनी प्रोफेस को बेहतर करने के लिए। ये तो आई थिंक चाइना वुड फर्स्ट लाइक इकोनॉमिकली वो उसको बीट करे, लेकिन इसी वजह से कभी कभी आप डी-डॉलराइजेशन की बात होती है, फाइनेंशियल मैटर्स की जब बात होती है, इकोनॉमिक्स की बात होती है, तो उसकी जितने भी अलायंसेज हैं, ब्रिक्स हो गया या जिस तरीके से SCO के अंदर कुछ इस तरह चीजें हो रही होती है, तो ये आपस में आपको कंपटीशन में नजर आती हैं। बट स्टिल आई वुड से कि अमेरिका, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी उसका अभी तक कंट्रोल है, मिलिट्री के ऊपर भी उसका अभी तक कंट्रोल है। अभी थोड़ा अरसा लगेगा। यस, स्पीड बहुत है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके डिजाइन्स क्या है। कैपेबिलिटीज भी चाइना में पाई जाती हैं, कैपेसिटी भी अपनी एनहांस कर रहा है। अभी आपने AI की बात की है, उसकी टेक्नोलॉजी अभी टाइम थोड़ी सी टेस्ट हुई है अगेंस्ट, जैसे अभी पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा है कि उसकी टेक्नोलॉजी टेस्ट हुई है वर्सेस यूरोपियन मशीन्स, लेकिन अभी तक जो मशीन्स हैं उनके साथ अभी तक उसका कोई ऐसा टेस्ट, ऐसी चीजें हुई नहीं है कि हम कुछ उस पर कमेंट्स कर सकें। बाकी मैंने जैसे कहा कि उनकी विल है, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्राइविंग वेरी हार्ड जी। जी मियां साहब। जनरल साहब, अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से बताया कि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन अभी वक्त लगेगा कि वो अमेरिका को compete कर सके। पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। अभी जो नई लेजर गन जो है वो एक मुतारफ कराई गई है और नुमाइश में भी रखी गई, जो जिसको ड्रोन किलर कहा जाता है। आपने देखा सर, आप भी इस पर गहरी नजर रखते हैं कि मार्का हक में जो इसराइली जो ड्रोन आए थे उनको भी हमने दूर चिटाई थी, और अब जो टेक्नोलॉजी है जो सामने पेश की गई है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, और क्या ये टेक्नोलॉजी की एक झलक थी, इसके पीछे एक पूरा समंदर है? ये देखिए, पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ द थ्रेट जो इंडिया का थ्रेट है, और ऑफ कोर्स इंडिया का जब थ्रेट का मतलब होता है कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो भी इंडिया के साथ डिफेंसिव कॉपरेशन हो रही है, खासतौर पे इजराइल की कॉपरेशन को हमने सामने रखा हुआ है। इनका अमेरिका के साथ भी आपको पता है 10 साल का पैक्ट है, कितने वो इक्विपमेंट देता है नहीं देता वो बात की बात है, और उसके अलावा फिर रशियन इक्विपमेंट भी है, बट मेनली इजराइल जो ड्रोन्स की आप बात कर रहे हैं। देखिए मियां साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है अगेंस्ट इंडियन मिलिट्री थ्रेट इन ऑल डोमेन अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम। अब वॉरफेयर जो फ्यूचर का है वो काफी तब्दील हो चुका है। अब इसकी सिंपल मिसाल मैं यही दे सकता हूँ, या जो एक सेट पॉइंट कर सकता हूँ फॉर द डिस्कशन, वो ये है कि अगर खुदा न खासा अगला 12 मार्च का इंडिया के साथ कोई होता है,
तो वो वहां से शुरू होगा जहां पे आपके ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने नोशन ऑफ विक्ट्री रख के उसको खत्म किया था जी। तो उससे आगे जाएगा, विच इंक्लूड्स ड्रोन्स, विच इंक्लूड्स मिसाइल्स। इसलिए तो आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, रॉकेट फोर्स बन रही है, और रीस्ट्रक्चरिंग की आप चीजें बड़े फ्यूचर में, अभी इमीडिएट फ्यूचर में देखेंगे कि पाकिस्तान में सिनर्जी लाई जा रही है उस वॉरफेयर में अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर एंड इन ऑल मल्टीपल डोमेन्स ऑफ द वॉर। उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी, फ्यूचर के ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। अब इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान इज कमिंग अप विद द सॉल्यूशंस, और इंशाल्लाह पाकिस्तान, अगेन मैंने बताया है कि एक तो हमारी इंटेग्रल एक्सपर्टीज भी बहुत आगे चली गई है। इवन पाकिस्तान के अंदर कई लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे प्रोग्राम्स कहां तक पहुंच चुके हैं। बाकी पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि चाहे वो मिसाइल्स की रेंज हो, मिसाइल की एफिकेसी हो, एफिशिएंसी हो, ड्रोन्स हो, कोई भी स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर हो, मल्टी डोमेन में पाकिस्तान उसका रिस्पांस करेगा। और इसलिए अभी रीस्ट्रक्चरिंग भी जो हो रही है फ्यूचर की एप्लीकेशन ऑफ द मिलिट्री इन पाकिस्तान, उसकी भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो इसलिए पूरी की जा रही है कि हम जो मॉडर्न वॉरफेयर है या जो मॉडर्न एप्लीकेशन पाकिस्तान पे होनी है, हम उसका काउंटर, उसकी जो क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज हैं वो प्लस डोमेन में ही 2-3 नॉच ऊपर जाके। सर जो दिफाई कुव्वत की बात हो रही है कि हर मुल्क जो है वो दिफाई कुव्वत जो है वो हासिल करना चाहता है। शुमाली कोरिया जो है वो भी एटम बम का धमाका करना चाहता है, जो रूस है वो भी करना चाहता है। दूसरी जानब हमने देखा कि सऊदी अरब जो है उसके साथ अमेरिका की डील चल रही है F-35 की, और कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। वली अहद वहां जाएंगे तो वहां पर जो है वो शायद इस डील का जो है फाइनल हो जाए। लेकिन क्या जो इजराइल है उसके होते हुए, जो कि सबसे बड़ा मुखालफ है, ये डील मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है? दूसरा सर, जो इंडियन मीडिया है उसको बड़ी तकलीफ है कि ये डील हो जाएगी तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी पायलट F-15 उड़ाएंगे, वहां पर वो ट्रेनिंग लेंगे, वहां पर रफाल की ट्रेनिंग कतर में होगी। ये इंडिया को क्या तकलीफ हो जाती है इस तरफ सर? देखिए, इंडिया अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान एज अ स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया, और ये किसी भी सॉवरन मुल्क का हक है वो अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रेंथ करता है। देखिए, पीस का फिनोमेना इज वेरी सिंपल मियां शाहिद साहब, पीस इज थ्रू पावर नाउअडेज। ये अगर आप कहें कि हम रियलिस्ट आइडियलिज्म में रहकर और इमोशनल परसूएंस के साथ आप पीस हासिल कर लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अभी वही ममालिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रख सकेंगे जो अपने आप को वॉर के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए एक प्रूडेंट लीडरशिप चाहिए, वॉर की प्रिपेयर्डनेस चाहिए, और कंट्रोल चाहिए ऑन द स्टेट। ये 3-4 चीजें मिलकर आपके रिस्पॉन्सेज को इंप्रूव करती हैं। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अभी अपनाई है सऊदी अरेबिया, जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील में गया है। बाकी $600 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ कर रहा है। तो क्या सऊदी अरेबिया अपने इंटरेस्ट को गार्ड नहीं करेगा? तो ये बस ऐसे ही एक फजूल का रोना है जो इंडिया, आपको पता है, हर जगह रोता रहता है। वो एक्चुअली अपने उसके जो हेजमोनिक डिजाइन है ना, उनको कवर ये इस रोने में करता है कि जी मेरे साथ तो जुल्म हो रहा है या रीजन में जुल्म हो रहा है, हम तो मजलूम है। ये वो इजराइल वाला ही रोना है कि जो फलस्तीन के बच्चों के वो पत्थरों के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, इनका भी इसी तरह का रोना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कैमिलियन करैक्टर है ना, इट इज नो मोर अ टैक्टिस ऑफ इंडिया। द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि ये इनका, इट हैज बिकम अ वेरी करैक्टर ऑफ दिस स्टेट। तो इट डजंट मैटर, अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट गार्ड करेगा और सऊदी अरेबिया भी अपना इंटरेस्ट गार्ड करेगा। बाकी ये रोना रोते रहेंगे। गुड थिंग इज कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक फैक्ट है विद सऊदी अरेबिया। सर वक्त बहुत कम है, पाक अफगान मुज़ाकरात पर आ जाते हैं। सर, क्या पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा जो दौर शुरू हुआ है, आपको उम्मीद है कि जो तालिबान है वो राह रास्त पर आ जाएंगे या भारतीय साजिश का शिकार रहेंगे? मियां साहब, किसी के राह रास्त पे आने के बारे में तो इट इज वेरी चैलेंजिंग, और खास तौर पे तालिबान को प्रिडिक्ट करना इस टाइम फ्रेम में बड़ा मुश्किल है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर तो तालिबान की ये क़यादत जो विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर एंड चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर सिटिंग देयर, अगर तो ये अफगानिस्तान का कोई एजेंडा लेकर आए हैं वहां पर, अफगानिस्तान की बेहतरी का एजेंडा लेके आए, अफगानिस्तान के यूथ का जो जहाज के टायरों के साथ लटक के अपनी जान देती रही है कि हम यहाँ फुटबॉल नहीं खेलेंगे, अमेरिकन जहाज जब उड़ रहे थे, वो बच्चियां जो 2.5 मिलियन बच्चियां जो स्कूलों से बाहर हैं इस वक्त, अगर उनका कोई एजेंडा लेकर आए हैं, अगर अपने कोई सोशो इकोनॉमिक पोलिटिकल रिफॉर्म्स का एजेंडा लेके आए, तो फिर तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अगर तो वो अफगानिस्तान, काबुल जो है अफगानिस्तान का कोई एजेंडा लेकर आए हैं, तो फिर तो वो कोई बातचीत आगे बढ़ेगी।
लेकिन टीटीपी उनका मैं ये समझता हूं कि वो सर्वाइवल वो अपना इसी में समझते हैं कि हम टीटीपी के साथ जुड़े रहे और टीटीपी हमारे साथ जुड़ी रहे जी। वरना इनको ये डर लगता है कि अलग होके तो हमें भी नुकसान होगा और टीटीपी को भी नुकसान होगा, तो वो लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दे हैव द फियर ऑफ द सर्वाइवल। सर्वाइवल का जब आपको फियर आ जाए, देखिए ना जो टॉप होता है ना जी, टॉप आप पीक पे किसी पहुंचते तो यू थिंक इट इज फुल ऑफ एवरीथिंग। टॉप हमेशा खाली होता है। आपने पावर ले ली, गन पॉइंट पे ले ली, बंदूक के जोर पे ले ली, बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर बन के आप वहां पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे तो वो आपको अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फील होना, आपको लगता है कि हर कोई मेरे खिलाफ भी कॉन्स्पायरेसी कर रहा है। तो उस सर्वाइवल की डर के मारे वो तालिबान के साथ जुड़ा रहना चाहेंगे। अगेन आई विल रिपीट कि अगर अफगानिस्तान के लोगों की तरक्की, खुशहाली, स्टेबिलिटी, औरतों की स्टेबिलिटी, खुशहाली, तरक्की, अपने नौजवानों की, और अफगानिस्तान को इन द कमिटी ऑफ नेशन एक इज्जतदार मुल्क बनाने के एजेंडा लेकर आए हैं, तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अगर उन्हें अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर की जंग लड़ने आए हैं, या अपना जो पैसा है और इलीगल स्पेक्ट्रम जो खासतौर पे नारकोटिक्स मनी है, इलीगल स्पेक्ट्रम, इसको बचाने और अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए आए हैं, तो फिर मुज़ाकरात डावाडोल ही रहेंगे जी। फिर आई हैव ऑल माय डाउट्स ऑन द आउटकम्स। इवन आउटकम अच्छी हो भी गई तो प्रैक्टिकली मैं चीजें बेहतर होता नहीं देख रहा। जल साहब, अब अगर हम देखें वहाँ पे तो स्टेट तो वहाँ पे बिल्कुल उसका मेल्ट डाउन हो गया है। अब जो उसकी रीज़न है, हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों में हमने उनकी इन फाइटिंग भी देखी है मुख्तलिफ फैक्शंस की। तो अब एक ऐसे ज़माने में जब एक बहुत बड़ा रिसेशन भी लोग कह रहे हैं आ रहा है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज और जो AI के स्टॉक्स हैं उसके बारे में प्रिडिक्शन ये है कि वो मुंह के बल गिरेंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक परमानेंट एक फेस्टरिंग वूंड ही बन गया हमारे पहलू में। डू यू थिंक दिस ब्लीक, या एक तरह की जो एक पेसिमिस्टिक व्यू है, इट इज़ क्लोजर टू रियलिटी अबाउट अफगानिस्तान? देखिए, अफगानिस्तान, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान इज बीइंग रन बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। जब आप एक नॉन स्टेट एक्टर्स में किसी मुल्क को वो कामयाब रन करते हैं तो वो अपना एजेंडा लेकर आते हैं जी। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान, देखिए पूरी दुनिया अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जुड़ना चाहती है, खासतौर पे चाइना। आपको उसके BRIs देख लें, उसके जो रास्ते हैं वो वहां से निकालना चाहते हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी चाइना को नहीं मिल सकती, सॉरी अफगानिस्तान को नहीं मिल सकती थी कि वो रशिया के साथ, चाइना के साथ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, यूरेशियन, ये देखे ना एक कनेक्टिविटी होनी थी। तो वो तो उनके लोग मिसिंग है, इनकी दे हैव नथिंग टू लूज। जिस तरह होता है एक विजन होता है एक स्टेट को बनाने का, आपने इतनी जंग लड़ी, आप वैसे तो बड़ा ह्यूब्रियसली आप क्लेम करते हैं कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी, हमने रशिया को शिकस्त दी। आपने सबसे बड़ी शिकस्त अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को आपने दी। अफगानिस्तान को शिकस्त अफगानिस्तान के अपने इन्हीं तालिबान ने और इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स ने दी है। मैं थोड़ा सा तकलीफ जरूर होती है कि पाकिस्तान पास्ट में इनके साथ जुड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ जुड़ा, पाकिस्तान मुजाहिदीन के साथ जुड़ा फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सीरियसली समझता है कि पाकिस्तान विदाउट स्टेबल अफगानिस्तान कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वी वर अलाइंड विद आवर इंटरेस्ट, हम तो इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए थे। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि आइडियलिज्म नहीं चलता पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में और इंटरस्टेट रिलेशनशिप में। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब, आपने हमें गाइड किया। नाज़रीन, हमने अफ़गानिस्तान की बात की, इस पर हम तवील बहस करेंगे। अब वो भी तख्ते मश्क रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो ग्रेट गेम्स का ऐसा रहा है बरतानिया के दौर से, फिर अमेरिका की जंग, फिर जहाद का जो है वो टेररिज्म में तब्दील होना और आज यहाँ तक पहुँचा है। तो ये वो गांठें हैं जो हाथों से लगाई थी और पलकों से खोल रहे हैं। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह।